मेरा आपसे एक सवाल है। ऐसा कौन सा सबसे फास्टेस्ट तरीका है आपके पास जिससे आप $100 मिलियन कमा सकें? $100 मिलियन यानी 734 करोड़ रुपए। अगर एक एवरेज इंसान की बात करें जो साल के 20 से 25 लाख रुपए कमाता है, हालांकि हमारे इंडिया में 3.5 लाख एक एवरेज पर एनम सैलरी होती है, तो उसे $100 मिलियन कमाने में रफली 3000 साल लग जाएंगे। या तो आप जब बेजोस होंगे जो हर एक 11 घंटे में $100 मिलियन कमाता है। पर अगर आपके पीछे कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो $100 मिलियन कमा के दे, तो एक तरीका है जिससे $100 मिलियन कमा सकते हैं, जैसा कि लियोनार्डो नोर्टा बार्टोलो और उसकी गैंग ने किया था। जस्ट लाइक अ फैंटेसी मूवी, इन लोगों ने $100 मिलियन के डायमंड चोरी कर लिए। तो अगर आप सीरियस हैं तो अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए अपने रिस्क पर, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपको अपनी पूरी लाइफ जेल में बितानी पड़ेगी। सो जस्ट लिसन एंड एन्जॉय। तो कहानी की शुरुआत होती है 2003 एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट बेल्जियम में। 2003 में जिस साल ये रॉबरी हुई थी, उस साल सिर्फ इस छोटे से एरिया में $3 बिलियन का सेल्स हुआ था डायमंड का। दुनिया का 80% डायमंड इस एरिया से पास होके जाता था। ये बेल्जियम का एरिया दुनिया के सबसे डेंस वेल्थ एरिया में से एक था, जो बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ गार्ड किया जाता था। इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक खुद की फोर्स थी जो कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी। पूरे एरिया में 63 कैमरास थे जो कि 24 आवर सर्वेलेंस देते थे, और पूरे एंटवर्प एरिया को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता था जिससे कोई भी व्हीकल पास ना हो पाए। इतनी सिक्योरिटी के बीच सिटी सेंटर में था एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा डायमंड मर्चेंट काम करते थे। ये लोग अपनी स्टोर एंड ऑफिसेज ऐसी बिल्डिंग में चलाते थे और अपने सारे डिपॉजिट्स बिल्डिंग के वॉल्ट में रखते थे। इस वॉल्ट के अंदर $100 मिलियन के वर्थ डायमंड एंड ज्वेलरीज एंड डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज थी। इस वॉल्ट में बिना अथॉरिटी के एंटर करना इम्पॉसिबल था, जिसका कारण था इस वॉल्ट का 10 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम। पहली बात तो ये वॉल्ट 2 स्टोरीज अंडरग्राउंड में था। इसके बाद इसके दरवाजे के बाहर एक कैमरा था जो कि 24 आवर सर्वेलेंस देता था। वॉल्ट के पूरे लॉकिंग सिस्टम में 100 मिलियन से ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, जो कि इसे क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाता है। साथ ही में एक की लॉक था जिसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक की लगती थी। इस दरवाजे का खुद का वेट था 3 टन, जिससे 12 घंटे में भी ड्रिल करना इम्पॉसिबल था। पर अगर ड्रिलिंग स्टार्ट भी हुई तो अंदर के अलार्म डिटेक्टर्स तुरंत स्टार्ट हो जाते। पर फिर भी किसी तरह ये अगर डोर ओपन हो जाता तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम था जो कि डोर ओपन होने के बाद ब्रेक हो जाता और सिक्योरिटी अलार्म्स तुरंत स्टार्ट हो जाते, और एक दूसरा डोर आ जाता जिसके लिए फिर से एक स्पेसिफिक की चाहिए। बट इन सब चीज़ों को पास करके आप वॉल्ट में एंटर हो जाते हैं। तो वॉल्ट के अंदर फिर एक कैमरा था जो कि 24 आवर सर्वेलेंस देता था, और एक लाइट सेंसर था जो कि अगर वॉल्ट के अंदर कोई भी स्विच या टॉर्च ऑन करेंगे तो आपको तुरंत वो डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म ट्रिगर कर देगा। वॉल्ट में एक ऐसा मोशन एंड टेम्परेचर डिटेक्टर भी था जो कोई भी ह्यूमन मोशन को डिटेक्ट कर सकता था। तो इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी मैं आपके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो पॉसिबली वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हाइस्ट में आती है। लियोनार्डो अपनी 50s में था और अब तक उसने बहुत सारी सक्सेसफुल हाइस्ट करी थी। रॉबरी उसकी ज़रूरत नहीं थी बल्कि उसका पैशन था। नोर्टा बार्टोलो की पहली चोरी जब वो 6 साल का था। एक दिन जब वो दूध लेने गया तब उसने वहाँ के मालिक के जेब से लगभग $8 चुरा लिए और उसी पैसों से दूध खरीद लिया। इसकी वजह से लियोनार्डो को अपने घर में मार भी पड़ी, पर अब तक उसे मालूम चल चुका था कि उसकी लाइफ की कॉलिंग क्या है। तब लियोनार्डो ने स्कूल में भी अपने टीचर से चोरी करना स्टार्ट कर दिया। जब ये अपने टीन एज में पहुंचा तब इसने गाड़ियां चोरी करना स्टार्ट करी और ये भी सीखा कि सारे लॉक्स को कैसे खोला जाता है। जब लियोनार्डो अपनी 20s में पहुंचा तब इसने लोगों को स्टडी करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को और अच्छी तरीके से लूट सके। उसने इटली के ज्वेलरी सेल्समैन को हफ्तों तक फॉलो किया और उनकी हर एक छोटी छोटी मूव्स को ऑब्जर्व किया, और जब उसे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया तब उसने उन सेल्समैन को भी लूट लिया। जब लियोनार्डो अपनी 30s में आया
तब इसके एम्बिशंस और बड़े हो गए और इसने अपनी एक टीम असेंबल करना शुरू कर दिया जो प्रोफेशनल थीव्स की टीम थी, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता था जो ये अकेले ना कर पाता। इसकी टीम में लॉक पिकिंग एक्सपर्ट्स, अलार्म सिस्टम एक्सपर्ट्स, सेफ क्रैकर्स, टनलर्स जो कि किसी भी वॉल्ट को नीचे से पेनिट्रेट कर आराम से एंटर हो सकते थे। क्योंकि ये टरिन की इटली में इनकी गैंग थी तो इनकी गैंग को द स्कूल ऑफ टरिन कहा जाता था। नोटार्बार्टोलो था इस गैंग का मास्टरमाइंड और ये काफ़ी चार्मिंग होने के कारण अपनी गैंग में कैरेक्टर प्ले करने का जॉब करता था। ये ज्वेलर का रोल करता था और अपने मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड बना लेता था, जिसकी वजह से बड़े ज्वेलर्स लियोनार्डो को अपने ऑफिसेस, वर्कशॉप्स और यहाँ तक कि वॉल्ट्स में भी इनवाइट करते थे। जस्ट लाइक शर्लॉक होम्स, इसे जब भी कहीं इनविटेशन मिलता था तो इसके दिमाग में ऑटोमेटिक नोट्स तैयार होते थे। पूरे एरिया का कितना स्टेप्स लिया उसने, कितनी सिक्योरिटी है, कितने गार्ड्स हैं वगैरह, पूरे सराउंडिंग का एक ट्रैक रखता था नोटार्बार्टोलो अपने दिमाग में, जिससे इसकी टीम सभी ऑब्स्टेकल्स को डिफीट करने के लिए प्री प्लान्ड रहे। फिर 1 महीने बाद पूरी गैंग हाइस्ट करती थी और पूरा वॉल्ट साफ। एक दिन लियोनार्डो अपने लेट 40s में था और एंटवर्प डिस्ट्रिक्ट में एक कॉफ़ी शॉप में एस्प्रेसो के साथ बैठा था। तभी एक जूइश जेम डीलर आता है और उसे एक ऑफ़र देता है कि नोटार्बार्टोलो को वो 100,000 यूरोस पे करेगा सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन था, क्या एंटवर्प डायमंड सेंटर का वॉल्ट रॉब किया जा सकता है? ऑब्वियसली इसका आंसर था नो। और इसका आंसर नो क्यों है अब तक आपको पता चल गया होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पूरे वॉल्ट का एक डिटेल पिक्चर समझा दिया था, पर इतनी सिक्योरिटी मेजर्स होने के बाद भी नोटार्बार्टोलो 1 लाख यूरोस पे रेडी हो गया क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो लियोनार्डो वॉल्ट में अपने पॉकेट में एक स्पाई पेन रख के गया जिसमें एक छोटा सा हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा था। क्योंकि नोटार्बार्टोलो ने एक ऑफिस रेंट पे लिया था इसी डायमंड सेंटर में और अपने कुछ ज्वेल्स भी उसने वॉल्ट में रखे थे, इसलिए उसे आसानी से वॉल्ट का एक्सेस भी मिल गया और उसने सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर कर ली और अपने ज्यूइश क्लाइंट को पूरा मैप दिखा दिया कि ये हाइस्ट कैसे पॉसिबल नहीं है। 5 महीने बाद नोटार्बार्टोलो को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है, मुझे इस एड्रेस पे मिलो, और फ़ोन कट हो जाता है। उसी के साथ ही फ़ोन पे एक पॉपअप मैसेज आता है जो था उस लोकेशन का एड्रेस। जब नोटार्बार्टोलो उस एड्रेस पे गया तो वहाँ पे वही ज्यूइश जेम डीलर था। वो उसे एक वेयर हाउस में लेके गया जहाँ पूरे वर्ल्ड का एक एग्जैक्ट रेप्लिका, वो भी हर एक माइन्यूट डिटेल्स के साथ था, जो नोटार्बार्टोलो के कैप्चर्ड इमेज और रिसर्च पे बनाया गया था। और वॉल्ट के अंदर खड़े थे 3 इटालियन मैन जो इस हाइस्ट में नोटार्बार्टोलो के गैंग मेंबर्स थे। सभी को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मनाही थी, क्योंकि अगर गैंग का एक भी मेंबर पकड़ा गया तो वो दूसरों की आइडेंटिटी भी रिवील कर सकता था। तो उन तीनों में से एक का नाम था जीनियस, जो अलार्म सिस्टम का एक एक्सपर्ट था। वो किसी भी टाइप के अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर सकता था। नेक्स्ट था एक काफ़ी लंबा और मस्कुलर इटालियन जिसका कोड नेम था मॉन्स्टर। इसका काम था प्लान की चीज़ों को एग्जीक्यूट करना हाइस्ट के टाइम। और तीसरा था एक काफ़ी बूढ़ा आदमी जिसका कोड नेम था द किंग ऑफ कीज। इसका जॉब था वॉल्ट के सारी चाबियों का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाना। तो इसने नोटार्बार्टोलो से कहा कि उसे पूरे लॉक का एक वीडियो चाहिए होगा, बाकी वो हैंडल कर लेगा। तो ये $100 मिलियन हाइस्ट की टीम, पूरी टीम ने एग्जैक्ट हाइस्ट के प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वॉल्ट के रेप्लिका के साथ रिहर्स कर ली थी, सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो टीम भी अब रेडी थी, टारगेट सेट था, पूरा प्लान भी अच्छे से रिहर्स किया जा चुका था। कुछ हफ्तों में एज यूजुअल डायमंड्स एंड ज्वेल्स आने वाले थे और उसी वॉल्ट में स्टोर किए जाने वाले थे, जिनकी वैल्यू $100 मिलियन से भी ज़्यादा थी। डेट थी 14 फरवरी, फ्राइडे। हाइस्ट के एक दिन पहले नोटार्बार्टोलो गया था वॉल्ट में। हालांकि सभी कैमरास ऑन थे, पर गार्ड्स का ध्यान उतना गया नहीं उस पर, क्योंकि वो जानते थे नोटार्बार्टोलो अपने डिपॉजिट्स करने आता और जाता रहता है। तो जैसा कि लियोनार्डो ने अपने सेफ को ओपन किया
तुरंत उसने अपने पॉकेट से एक वुमेन हेयर स्प्रे निकाला और एक क्विक मूवमेंट के साथ उसने हीट एंड मोशन सेंसर पे स्प्रे कर दिया, जिससे वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। इस ऑयली स्प्रे की वजह से सेंसर की एबिलिटी ह्यूमन टेम्परेचर और मोशन डिटेक्ट करने की चली गई। तो तारीख थी 15 फरवरी सैटरडे, और रात में पूरी गैंग एक रेंटेड कार में आई, जिसमें एक मेंबर और था, स्पीडी, जो नोटर बार्टोलो का पुराना फ्रेंड था। पूरी गैंग स्पीडी को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, क्योंकि वो शुरुआत से ही काफ़ी नर्वस था, जिससे बाद में पूरी गैंग को प्रॉब्लम हो सकती थी। सभी मेंबर्स अपने मिशन पे निकले और नोटर बार्टोलो कार में बैठा रहा, जिससे मिशन पूरा होते ही वो लोग वहां से निकल सकें। बाकी सभी मेंबर्स डायमंड सेंटर के सेकंड फ्लोर के ऑफिस में घुस गए बैक गार्डन के थ्रू, जहां पे इन्होंने एक लैडर बहुत पहले से ही छुपा कर रखा था। ये बैक गार्डन का एरिया कुछ कैमरों में कवर ना होने वाले एरियो में से एक था। ऑफिस में पहुंचते ही मॉन्स्टर ने एक पॉलिएस्टर से बने शीट को इंफ्रारेड सेंसर पे रख दिया और पूरा गैंग वॉज इन। यहाँ से ये लोग बेसमेंट में गए। वहाँ पहुँचते ही इन्होंने कैमरे को एक ब्लैक सब्सटेंस से ढक दिया और सारी लाइट्स ऑन कर दी। उन्होंने एक एल्युमिनियम स्लैब को मैग्नेटिक फील्ड वाले डिवाइस पे डबल साइडेड टेप से अटैच कर दिया और उसको बहुत ही आराम से वहां से स्क्रू करके निकाल लिया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस अब वर्क में नहीं था। अब नेक्स्ट डोर के कॉम्बिनेशंस को गैंग अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि उन्होंने हजारों बार प्रैक्टिस करी थी इसकी वॉल्ट की रेप्लिका से। और लकीली डोर की यूनिक की वहीं पर एक हुक पे टंगी हुई थी, तो इन लोगों ने उस लॉक को भी आसानी से ओपन कर लिया। पहला डोर सेफली अनलॉक हो चुका था। अब बारी थी स्टील ब्लॉक की। इन लोगों ने पहले लाइट्स ऑफ किया, फिर स्टील ग्रेट को भी आराम से ओपन कर लिया एंड बिंगो, गैंग वाज इन द वॉल्ट। हेयर स्प्रे वाली ट्रिक अच्छे से काम कर रही थी, पर इन लोगों ने फिर भी मोशन सेंसर को स्टाइरोफोम के बॉक्स से ढक दिया, एक ब्लैक टेप को लाइट सेंसर पर लगाया और एक ब्लैक बैग से कैमरा को ढक दिया। फिर जीनियस ने पूरे अलार्म सिस्टम के वायर्स को रिवायर कर दिया, जिससे कोई भी अलार्म बजने के चांसेस ना हो। और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने कंप्लीट डार्कनेस में की। अमेजिंग राइट? पूरे वॉल्ट के लेआउट्स हर एक आदमी को मालूम थे। फिर जैसे ही सारे सिक्योरिटी इश्यूज को टीम ने टैकल किया, सभी ने अपने बैग्स ढेर सारे कैश, ज्वेलरीज और डायमंड से भर ली और उसी रास्ते सेफली बिल्डिंग से बाहर आ गए। सभी बैग कैश और ज्वेलरी से भरे हुए थे। 5:30 बज रहे थे। गैंग ने अपनी कार बदल कर वो साइट को $100 मिलियन वर्थ के लूट के साथ बिना किसी गन शॉट फायर के छोड़ दिया। वेरी क्लीन। सभी ने प्लास्टिक ग्लव्स पहने थे, जिससे कोई भी डीएनए, फिंगरप्रिंट या वगैरह वॉल्ट में ना छूट पाए। साइट से सीधा निकल के पूरी गैंग नोटर बार्टोलो के अपार्टमेंट में पहुंची। तब सभी बैग्स में कैश और ज्वेलरीज और कुछ डायमंड्स एंड जेम्स तो थे, बट जो मेन $100 मिलियन के डायमंड्स थे उसका बैग खाली था। तो लूट एक्चुअली सिर्फ $20 मिलियन की थी। ये बात नोटर बार्टोलो ने खुद कंफर्म करी थी। जो जूइश जेम डीलर था उसने इनके साथ ट्रिक खेला था, जिससे $100 मिलियन के वर्थ डायमंड का इंश्योरेंस वो लोग क्लेम कर सके। फिर भी ये सब का टाइम नहीं था। अब टीम को वहां से निकलना था, क्योंकि अभी भी उनके पास $20 मिलियन थे। तो नोटर बार्टोलो और स्पीडी वापस टर्न इन इटली जा रहे थे हाईवे से। तभी स्पीडी को पैनिक अटैक आया और वो नोटर बार्टोलो से गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा था। तो एरिया एकदम खाली था, तो नोटर बार्टोलो ने गाड़ी रोक दी और यहीं पे दोनों अपने सारे एविडेंस जलाने लग गए, जो भी इन्हें उस चोरी से लिंक करती थी। बट स्पीडी ने पैनिक अटैक की वजह से नोटर बार्टोलो का एक आधा खाया हुआ सलामी सैंडविच बीच सड़क पे फेंक दिया, जिसकी वजह से नोटर बार्टोलो को ट्रेस कर लिया गया। उसे 10 साल की सजा हुई, पर आज ये जेल से बाहर है और एक फ्री मैन है। लेकिन आज तक इसने अपने किसी भी गैंग मेंबर का कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर नहीं किया। अब जहाँ तक बात रही उस जूइश जेम डीलर की जिसने इस हाइस्ट को ऑर्डर किया था, उसका आज भी कोई पता नहीं है और $20 मिलियन जितने चोरी हुए थे वो आज तक रिकवर नहीं हो पाए। तो यहीं तक थी ये कहानी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या सोशल मीडिया में पेजेस पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद।